हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 2A ओल्ड मेथड में कहेंगे तो, और न्यू मेथड के अनुसार ग्रुप 2। तो ग्रुप 2A या 2 ये मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ग्रुप 2 में एलिमेंट्स कौन कौन आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम। इसमें रेडियम ये स्टार मार्क देते हैं, इसका मतलब रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब जानते होंगे। रेडियो एक्टिव मतलब ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इसका बहुत कम होता है और इसका न्यूक्लियस के टूटने से अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज ये निकलता है, तो उसको रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। घटना को रेडियो एक्टिविटी और उस एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एक बिल्कुल अलग पार्ट है, उसके लिए अलग साइंटिस्ट होते हैं और न्यूक्लियर उसका अलग फेनोमेनन है, अलग स्टडी किया जाता है। इसलिए जनरल स्टडी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। इसलिए आगे जो पढ़ेंगे बार बार हम यही तक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप 2 या बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4 और इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका एटॉमिक नंबर 20, फिर इसका एटॉमिक नंबर 38, इसका एटॉमिक नंबर 56 और इसका 88। ये है इस तरह से ये जो अल्कलाइन, इन सभी को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? अल्कलाइन टर्म तो इसलिए है कि इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल बेस है, और वाटर सॉल्युबल बेस मतलब क्या? वाटर सॉल्युबल बेस का मतलब ही हो गया कि ये एल्कली, तो एल्कलाइन, और ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी का जो ऊपर का सतह है ना, वो अर्थ अगर लेंगे हम लोग, ये गोल अर्थ, और इसको अगर काट दें, है ना, बीचों बीच ये काट दें इस तरह से सेक्शन, तो ये ऊपर का जो लेयर होगा, जो मिट्टी है, वो बहुत डीप तक रहता है। फिर अलग अलग ये लेयर होता है और सबसे अंदर लावा होता है। तो ये जो ऊपर का लेयर है इसी को क्रस्ट कहा जाता है, और इसी अर्थ क्रस्ट में ये पाया जाएगा। मान लीजिए यहाँ खान में है तो इसको क्या करेंगे, ऐसे खोद कर निकाला जाएगा, तो ये जो गड्ढा हो जाएगा वो खान कहलाता है, वो माइंस कहलाता है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज दे आर alkaline in nature. Their oxides and hydroxides are water soluble bases, so alkaline, and found in earth crust, so called alkaline earth metals. इन सब को alkaline earth metals कहते हैं। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा, ये हीलियम है ना, हीलियम, और फिर यहाँ पर 2s2, और इसका क्या हो जाएगा, नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 और 3s2। फिर इसका क्या हो जाएगा, आर्गन, और एटॉमिक नंबर 20, आर्गन 18, और यहाँ क्या हो जाएगा 4s2। फिर इसका हो जाएगा आर्गन क्रिप्टन का 36 और यहाँ हो जाएगा ये 5s2। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये
क्रिप्टन, जेनॉन 54 और 6s2, और यहाँ क्या हो जाएगा रेडॉन और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7s2। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो ग्रुप 2 ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और सबका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन देखिए, बैलेंसल कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग NS2 लिखेंगे। ये NS2 जहाँ N का वैल्यू 2 या उससे ज़्यादा है ना। 2 1 अगर हो गया N का वैल्यू यहाँ 1 तो वो फिर हीलियम हो जाएगा, है ना। तो हीलियम तो नोबल गैस में है, वो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, इसलिए N का वैल्यू 2 या उससे ज़्यादा होगा। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसका हम लोगों को जनरल ट्रेंड्स पढ़ना है, ठीक है। तो जनरल ट्रेंड्स यहाँ हम लोग लेते हैं, जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जनरल ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या ट्रेंड है, तो जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें सबसे पहला हम लोग लेते हैं यहाँ पर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस जो है ये किस पर डिपेंड करेगा, एटॉमिक रेडियस ये सबसे पहले डिपेंड करेगा ये नंबर ऑफ सेल्स, ऑर्बिट का नंबर ज़्यादा तो साइज बड़ा होगा, है ना। ये रफली ऐसा नहीं है, यानी सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ऐसे मीनिंग क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग कि अगर नंबर ऑफ सेल डबल हो तो एटॉमिक रेडियस भी डबल होगा, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, बस हम लोग ऐसे लिख दिए शॉर्ट में, लेकिन इसको मैथमेटिकली यूज नहीं कीजिए कि ये डबल हुआ तो ये भी डबल, बस इतना लीजिए कि सेल्स बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। जैसे ये न्यूक्लियस है, एक ऑर्बिट हुआ, दूसरा ऑर्बिट हुआ, तीसरा, तो ऑर्बिट बढ़ता जाएगा तो स्वाभाविक है साइज बढ़ता जाएगा। और दूसरा, अगर नंबर ऑफ सेल सेम है तब तो फिर ये एटॉमिक नंबर, या इसको हम लोग एक कहते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये पीरियोडिक टेबल में बताया गया है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये अगर बढ़ेगा तो साइज घटेगा। तो इस हिसाब से अगर आप लेते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, साइज तक में हम लोग ऐसे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट तो बढ़ेगा, इसमें 2 ही ऑर्बिट होगा, इसमें 3, 4, 5, 6, 7 नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली इंक्रीजेज, ऊपर से नीचे ये इंक्रीज करेगा, है ना। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा और साथ ही साथ इसका जो आयन बनेगा, तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक या आयोनिक लीजिए, आयोनिक दोनों ही,
आयनिक रेडियस इसका, इससे भी ऐसे साइज भरा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, इससे 2, इससे 2, तो इसलिए आयन का भी रेडियस जो होगा वो सेम ही होगा। एटॉमिक रेडियस जैसे ऊपर से नीचे बढ़ेगा, आयनिक रेडियस भी ऊपर से नीचे बढ़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। आप लोगों में से कुछ ने पूछा है आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है। देखिए, पोटेंशियल है मतलब उसका यूनिट वोल्ट होगा, एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, अदरवाइज उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो सेम ही होता है। जैसे हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट में अगर आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा 13.6 वोल्ट। ठीक है, बस यही। पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल को पहले के कंसेप्ट में सेम ही कहा जाता था आजकल, लेकिन अब जो मॉडर्न केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन एनर्जी भी नहीं, आजकल आयोनाइजेशन इंथैल्पी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी जगह में कोई भी एनर्जी का चेंज हो किसी भी प्रोसेस में, तो उस एनर्जी चेंज को इंथैल्पी से एक्सप्लेन किया जाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी साइज का इन्वर्स, तो साइज अगर बढ़ेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने का एबिलिटी होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी। और आयोनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने का एबिलिटी उतना ज़्यादा। इसीलिए ये मेटल्स है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का एबिलिटी तो होगा ही, तो मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। लेकिन अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल के राइट साइड में अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है और लेफ्ट टू राइट जाने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का एबिलिटी घटेगा। इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होता है बट लेस देन एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है। ये +2 आयन बनाता है। देखिए, इससे डिसाइड नहीं करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये अल्कली मेटल M+ बनाता है, ये 2+, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव हुआ, ये नहीं। ये कितना चार्ज आ रहा है उससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर देखा जाता है कितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। +1 ही बनाए, जल्दी बनाए तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हाइड्रेशन इंथैल्पी। ये हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है, हमने बताया था कि मान लीजिए कोई भी आयन है, इस पे चार्ज है, तो चार्ज जब होता है तो एक कंसेप्ट होता है, उसको कहते हैं चार्ज इज बैड। चार्ज इज बैड, ये केमिस्ट्री के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट है, चार्ज इज बैड। ठीक है, एक बुक आती है जोएल कार्टी की, पियर्सन पब्लिकेशन से। उस बुक का नाम है द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले उस बुक को पढ़कर अपना नट बोल्ट टाइट कर लीजिए। ठीक है, मतलब वो बेसिक कंसेप्ट्स है, वो कंसेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। तो उसी में एक चैप्टर है
चार्ज इज बैड। ठीक है, तो ये कितना एसेंशियल पॉइंट है आगे ऑर्गेनिक में भी और फिजिकल इनऑर्गेनिक हर जगह ये कंसेप्ट यूज होता है कि अब ए पे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज अगर है तो ये चार्ज इज बैड, यानी ये स्टेबल नहीं हुआ। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपने ऊपर चार्ज को घटाएगा, चार्ज डेंसिटी को कम करेगा। चार्ज डेंसिटी को जब कम करेगा अपने ऊपर, तो कैसे, तो पानी में जैसे ही डालते हैं ये क्या करेगा, वाटर में H और O होता है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, उसी तरह से OH H, फिर OH और H, ऐसे ही OH और H, फिर उसी तरह से O यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं, फिर इधर OH और H, फिर यहाँ OH और H, तो क्या होगा, सभी इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब देगा तो ये सब दे करके इस पर पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी कम हो गया, सब इलेक्ट्रॉन दिया। लेकिन चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज तो डिस्ट्रॉय होगा नहीं, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, तो देखिए ये एक चार्ज था एक एटम पर, एक पॉजिटिव चार्ज एक एटम पर, तो 1 by 1 ये हुआ चार्ज डेंसिटी 1। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन दिया तो कितने ऑक्सीजन में बढ़ गया, ये 6 ऑक्सीजन दिया। ये हम ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, जितना होगा वाटर जितना घेरेगा वो इसके साइज पर डिपेंड करता है, उतना उसको उतना हिस्से में बढ़ जाएगा। तो यहाँ 6 है, तो ये इससे 1 चार्ज 6 एटम में बढ़ गया, तो हर एक पर चार्ज आ गया 1/6। अब ऑक्सीजन पे जब प्लस आया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, वो फिर हाइड्रोजन से खींचेगा और धीरे धीरे वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, हाइड्रोजन में शिफ्ट कर जाएगा, और ये फिर 1/12 हो गया। और वाटर का ये जो पहला लेयर बना, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी लेयर, है ना, प्राइमरी लेयर। उसी तरह से फिर यहाँ आएगा वो H और H, फिर इसको घेरेगा, फिर ये हम लोग को यहाँ पर सेकेंड लेयर आएगा, इसको हम लोग कहेंगे, यहाँ सेकेंड लेयर आया तो इसको सेकेंडरी लेयर होगा, वैसे ही घेरेगा, साइज बड़ा होता जाएगा, चार्ज घटेगा। तो हाइड्रेशन क्यों हुआ, चार्ज को घटाने के लिए। तो अब बताइए, ए पे 1 प्लस हो और ए पर 2 प्लस हो, हाइड्रेशन किसका ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन हो ही रहा है चार्ज को कम करने के लिए, तो जहाँ चार्ज ज़्यादा है वहाँ तो ज़्यादा कम करना होगा ना, तो उसमें ज़्यादा हाइड्रेशन होगा। इसलिए चार्ज जितना ज़्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रेशन उतना ज़्यादा। और साइज जितना छोटा, साइज अगर छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। इसी वजह से तो ऊपर से नीचे यहाँ अगर जा रहे हैं तो साइज, ये चार्ज तो सेम है लेकिन साइज तो बड़ा हो रहा है। साइज जब बड़ा होगा तो चार्ज, अगर ये जो चार्ज डेंसिटी होता है, पहले ऊपर चार्ज नीचे नंबर ऑफ एटम, अगर नंबर ऑफ एटम सेम हो तो एटम का साइज, तो साइज बड़ा होगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगा, और चार्ज डेंसिटी कम होगा तो हाइड्रेशन भी कम होगा। इसलिए ऊपर से नीचे जाने से साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन या डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज करेगा, और हाइड्रेशन जितना कम होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन उतना कम होगा, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रेशन ये डिक्रीज करेगा। ये कंसेप्ट हुआ, ठीक है। इस तरह से हाइड्रेशन। अब यहाँ पर हमने एक और पॉइंट बताया था कि इस जगह हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा, जो जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वो क्या होगा, उसका साइज हाइड्रेशन के बाद उतना बड़ा होगा। तो हाइड्रेशन के पहले ये
छोटा है, लेकिन हाइड्रेशन के बाद, जैसे हाइड्रेशन के पहले ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, हाइड्रेशन के बाद उल्टा हो जाएगा। इसका ज़्यादा हाइड्रेशन तो ज़्यादा वाटर लेगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये हाइड्रेशन कम होता जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, ये साइज भी कम होता जाएगा। तो हाइड्रेशन के बाद, आफ्टर हाइड्रेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आफ्टर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के बाद अगर लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे जाने से ये साइज डिक्रीज करेगा, और साइज जब डिक्रीज करेगा तो हाइड्रेटेड साइज ये डिक्रीज करेगा, तो ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा भारी हो जाएगा, मूवमेंट कम होगा, तो ऊपर से नीचे मोबिलिटी बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। अब यहाँ जैसे NaCl है या KCl है, इसका हाइड्रेशन नहीं होता है, ये नॉट हाइड्रेटेड, ये हाइड्रेटेड नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर MgCl2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा। CaCl2 लेंगे तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से कह सकते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के आयंस ज़्यादा हाइड्रेटेड होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एल्कली मेटल्स। कारण एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो कैटायन में एक तो चार्ज डबल होगा, इसमें सिंगल, यहाँ चार्ज डबल होगा, साइज छोटा होगा, तो दोनों फैक्टर हाइड्रेशन को फेवर करेगा। सो द आयंस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर हाइड्रेटेड देन द आयंस ऑफ एल्कली मेटल्स। ठीक है, ये हाइड्रेशन इंथैल्पी के बारे में हुआ। अब फॉर्मेशन ऑफ M+2 आयंस, M+2 आयंस, M+2 आयन का फॉर्मेशन, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल +2 आयन बनाता है, वो +1 स्टेट नहीं होता है, +1 स्टेट में नहीं पाया जाता है ना। तो इसका कारण क्या है, इसमें जो हम लोग लेते हैं, इसका जो देखिए M+2 अगर बना है तो यहाँ M जो होगा, M से 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तब M+2 बना होगा। 2+, ऐसे 2+ ही लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेटर ऐसे M2+। तो M2+ ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तब बना होगा +2। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक बार में झुंड में इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता, एटम 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, है ना, एक एक करके। ना तो एटम इलेक्ट्रॉन एक बार में एक से ज़्यादा गेन करेगा, ना एक से ज़्यादा लूज करेगा। एटम्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1। अब अगर 2+ ये +2 बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, मतलब ये ऐसे नहीं हुआ होगा। ये पहले M, इससे ये जो गैसियस एटम है आइसोलेटेड, पहले उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकला होगा और Mg+ बनाया, और फिर उससे क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला होगा और Mg++ ये बना होगा। ठीक है, ये एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तब ऐसा हुआ है। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1, और यहाँ जो एनर्जी चाहिए होता है उसको आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 कहते हैं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 ये कहा जाता है। और ये पीरियोडिक टेबल में बताया जा चुका है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 से आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 ऑलवेज ज़्यादा होगा। अगर ये ज़्यादा है तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए M+1 शुड
फॉर्म, ये बनना चाहिए, शुड ऑल्सो फॉर्म, ये भी, या शुड फॉर्म, ये बनना चाहिए। और ये जब इसमें ज़्यादा एनर्जी लग रहा है तो वो होने का चांस कम हो जाएगा, इसके होने का चांस ज़्यादा। तो इस फॉर्म में तो एल्कलाइन अर्थ मेटल को रहना चाहिए, लेकिन नहीं रहता है। M+1 फॉर्म में ये पाया ही नहीं जाता है। क्यों नहीं पाया जाता? ये यहाँ G नहीं, M सिंपली मेटल के लिए ले रहे हैं, तो M यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस तरह से ये तो इसमें नहीं बनना चाहिए, इसी फॉर्म में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ इस फॉर्म में एल्कलाइन अर्थ मेटल कभी नहीं पाया जाता, सिर्फ +2 स्टेट में पाया जाता है। क्यों? डेल्टा, ये आयनासन एंथैल्पी 2 के ज़्यादा होने के बावजूद भी ये +1 स्टेट में क्यों नहीं पाया जाता? तो एप्लीकेशन ऑफ आयनासन एनर्जी करके पीरियोडिक टेबल में हमने बताया है कि आयन जो सक्सेसिव आयनासन एंथैल्पी का डिफरेंस देखना होता है, वो डिफरेंस कितना है उससे डिसाइड करते हैं कि ये डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है इन दोनों का डिफरेंस, तो वो किस स्टेट में +1 में पाया जाएगा। अगर ये डिफरेंस कम है तो ये +2 में पाया जाएगा। एक तो ये, लेकिन दूसरा जो मेन रीजन है इसके जो कंपाउंड होते हैं, एक्चुअली क्या होते हैं, ये M+ जो गैस फेज में है, इससे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाले और M++ जो बनाए गैस फेज में, ये जो बनाए, तो यहाँ तो एनर्जी जो लगा उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 कहेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। और अब ये गैस फेज क्या करेगा, ये हाइड्रेटेड होगा, N मोल्स ऑफ H2O और M++ एक्वस बना देगा। और ये हाइड्रेशन में क्या बताए, एनर्जी रिलीज होता है, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा और इस एनर्जी को हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं या हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। ये एनर्जी जो रिलीज होगा, ये एनर्जी यहाँ पर इस जगह खर्च होगा। तो ये जो एनर्जी होता है यहाँ हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये जो होता है, दिस इज़ ग्रेटर देन ये IH2। इसके वजह से यहाँ पर अगर मान लीजिए थोड़ा इनिशिएट करके ये प्रोसेस करा भी दिए, तो फिर उसके बाद उसका हाइड्रेशन से इतना एनर्जी रिलीज हो जाता है कि वो एनर्जी फिर इसको यहाँ दे देता है, कंपेंसेट कर देता है। इसीलिए यहाँ M+ से M++ इजीली बन जाता है। ठीक है, यानी कि M+ में वो नहीं रहता। दूसरा कि M++ का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, और M+ का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। तो ये एक तो स्टेबल ज़्यादा है, इसलिए ये चाहता है कि स्टेबल होने के लिए भी इसमें ईगरनेस, तत्परता होती है, ईगरनेस होती है कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए ताकि वह स्टेबल हो जाए, और ये एनर्जी भी उसको सपोर्ट कर दे रहा है। इसी वजह से ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स M+2 स्टेट में पाया जाता है। IIT में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एल्कली मेटल्स M+1 नहीं बल्कि M+2 आयन बनाता है, क्योंकि उसके बाद 4 चॉइसेस दिया गया है। तो ये मोर देन 1 चॉइस में पूछा गया था। तो एक तो होगा M++ हैज़ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ M++ supersedes the second ionization enthalpy, so it is found only in +2 state, not in +1 state। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो इसमें तो चाहे M हो या M++ हो, दोनों में से किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कलरलेस
और डायामैग्नेटिक होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि एल्कली मेटल में एक रेगुलर ट्रेंड था, इसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। इसका कारण है डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, अलग अलग फॉर्म में वो क्रिस्टल बनाता है, इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है और कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। हाँ, लेकिन ये सच है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल से ज़्यादा होता है। हमने बताया था कि उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसमें वो मेटालिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है और ऊपर से नीचे जाने पर वो साइज बढ़ता है लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। इस वजह से वो साइज जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होता चला जाता है, मेटालिक बॉन्ड कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे घटता है, जो एल्कली मेटल में बताए थे। लेकिन यहाँ एल्कली मेटल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एल्कलाइन अर्थ मेटल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बांधे हुए हैं, इसलिए स्वाभाविक है वहाँ से इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा मेटालिक बॉन्ड का, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मोर देन करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स। और बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, तो बेरिलियम काफ़ी छोटा है इसलिए कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। MgCaSrBa साइज बड़ा है, ये आयोनिक कंपाउंड बनाता है। Mg, हालांकि Mg के भी कुछ कंपाउंड कोवैलेंट होते हैं और ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। ऐसा हमने फजान-सुल में भी बताया है कि ये जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ, ये जो फजान-सुल में बॉन्ड का नेचर जो होता है वो फजान-सुल से जाना जाता है आयनिक है या कोवैलेंट, और उसमें ये है कि कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है। ऊपर से नीचे पोलराइजेशन घटेगा, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो यहाँ आयोनिक है और ऊपर से नीचे जाने से आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो डेंसिटी का भी यहाँ कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। उसका भी कारण वही है, डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसमें सबसे कम डेंसिटी कैल्शियम का होता है, ये याद रखना है बस। ये तो ऑब्जर्वेशन है, हमने इनऑर्गेनिक में पहले ही बोला था कि कुछ ऑब्जर्वेशन भी होता है, हालांकि वैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का चांस बहुत कम होता है। अब ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में क्या होता है, फ्लेम टेस्ट की जब बात करें तो बुनसेन फ्लेम में बेरिलियम और मैग्नीशियम का कोई कलर नहीं देगा। टेस्ट के बारे में इसका डिटेल्स हम एल्कली मेटल से बता भी दिए हैं, इसलिए यहाँ बस कलर याद रखिए। बेरिलियम और मैग्नीशियम का कोई कलर नहीं, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है और उतना एनर्जी बुनसेन फ्लेम से मिलता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो सके, इसीलिए इसमें कोई कलर अपीयर नहीं होता। कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देगा, स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड कलर देगा, Ba एप्पल ग्रीन कलर देगा। ये हो जाएगा इसका यहाँ पर ये फ्लेम टेस्ट। ये जनरल ट्रेंड हुआ किसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनरल ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जनरल ट्रेंड हो गया। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो केमिकल रिएक्शन होगा तो ग्रुप 2 एलिमेंट का रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे बढ़ेगा, ठीक है। ये जो रिएक्टिविटी है या कुछ फैक्टर है, ये देखिएगा काफ़ी कॉमन सा होता है, इसलिए अलग अलग ग्रुप के लिए इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है।
इसको आप एक बार बार पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, इसको रिपीटेडली सुनते रहिए, तो सुनिएगा तो आपको धीरे धीरे एक जनरल ट्रेंड डेवलप होगा दिमाग में। और वो ट्रेंड काम करता है, जैसे मेटल का रिएक्टिविटी क्या है, मेटल कहीं भी रिएक्शन करेगा तो एक ही काम करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और इसीलिए मेटल का रिएक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी लूज करेगा, यानी कि उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यूजुअली ये ट्रेंड है। कुछ जगह लैटिस का स्टेबिलिटी ये सब फैक्टर है, वो बहुत कम जगह पे है। मैक्सिमम रिएक्टिविटी इसी से डिसाइड होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग रिएक्टिविटी देखें ग्रुप 2 एलिमेंट का, तो ऊपर से नीचे इंक्रीज कर रहा है। करने का कारण है मेन तो वही, तो साइज बढ़ा इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी घटा, और आयोनाइजेशन एनर्जी घटने से इलेक्ट्रॉन लूज करने का एबिलिटी बढ़ा, इसलिए रिएक्टिविटी बढ़ गया। ठीक है, अब लेते हैं रिएक्शन विथ एयर। एयर के साथ एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये मेटल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हालांकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो एल्कली मेटल होता है, उसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि एल्कली मेटल से एल्कलाइन अर्थ मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करने का एबिलिटी कम होगा तो रिएक्टिविटी कम होगा। तो एयर में जैसे सोडियम, एल्कली मेटल, वो सब क्या होता है, एयर में जैसे ही उसको एक्सपोज कीजिए, खुला छोड़िए, तुरंत एयर में जो ऑक्सीजन है, एयर में मॉइस्चर है, एयर में इसमें नाइट्रोजन, हालांकि एल्कली मेटल तो नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करता है, मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से, फिर बाद में CO2, उससे रिएक्शन करके वो उसके ऊपर वो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, ये सब बना लेगा। इसी वजह से उसका सरफेस धीरे धीरे खराब होने लगता है, उसी को टार्निश्ड कहते हैं। तो इट गेट्स टार्निश्ड। तो होता क्या है, इसीलिए एल्कली मेटल को कभी भी ओपन हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, खुला छोड़ेंगे तुरंत एयर से रिएक्शन कर लेगा। इसलिए एल्कली मेटल को किरासन तेल में डुबाकर रखा जाता है। किरासन तेल पैराफिन है, एल्केन है, एल्केन में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल उससे कम रिएक्टिव है, और लेकिन इससे कम रिएक्टिव है एल्कली मेटल से, लेकिन बाकी मेटल से ज़्यादा ही रिएक्टिव है। इसीलिए हम लोग की लस्टरस व्हेन फ्रेशली कट, अगर तुरंत काटिएगा, जैसे लोहा ही है, ऐसे ऊपर ब्राउन ये लगेगा, लेकिन तुरंत काटिए तो अंदर चमकता है। तो वही फ्रेश, लस्टरस मतलब होता है चमकीला, व्हेन फ्रेशली कट, तुरंत जब काटे, बट गेट टार्निश्ड ऑन एक्सपोजर टू एयर। एयर में जो होता है उसके ऊपर ऑक्साइड, कार्बोनेट, बेसिक कार्बोनेट, ये लेयर जमा हो जाता है, उसका सरफेस खराब हो जाता है, उसी को कहते हैं टार्निश्ड। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे ऊपर है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी बहुत कम है, और ये अगर छोड़ेंगे एयर में तो धीरे धीरे इसके ऊपर ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर जमा हो जाएगा। और ये प्रोटेक्टिव लेयर जमा हो जाने से क्या होता है कि अब वो एक लेयर बन गया, एक ऊपर कवर जैसा बन गया। अब क्या होगा कि वो फर्दर किसी केमिकल के कांटेक्ट में डायरेक्ट आ नहीं पाएगा, इसीलिए तो उसको प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं ऑक्साइड का, और प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है बेरिलियम और मैग्नीशियम। इसलिए इसको पैराफिन या किरासन तेल में डुबाकर रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम ये ज़्यादा रिएक्टिव है, और ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये एयर में तुरंत टार्निश्ड हो जाएगा, इसलिए इसको पैराफिन में डुबाकर रखने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम और मैग्नीशियम काइनेटिकली इनर्ट का मतलब क्या,
काइनेटिकली इनर्ट का क्या मतलब? काइनेटिकली इनर्ट का मतलब होता है, इसमें काइनेटिकली इनर्ट का मतलब कि काइनेटिक्स जैसे टर्म आ गया मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया, तो केमिकल रिएक्शन के प्रति वो इनर्ट होता है, ये जल्दी किसी केमिकल से रिएक्शन नहीं करता। बेरिलियम मैसिव फॉर्म, ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, बल्क में रहेगा, एक साथ बड़ा टुकड़ा के रूप में, तो क्या हो जाएगा, वो एयर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो करेगा भी तो 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। लेकिन जब पाउडर्ड फॉर्म में ले लेंगे तो बेरिलियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बेरिलियम ऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाएगा, ठीक है। और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड, और ये जानते ही होंगे कि ये फिर वाटर से रिएक्ट करेगा तो MgOH होल 2 बना देगा, और ये अगर वाटर से हाइड्रोलाइज होगा तो ये क्या बना देगा, MgOH, यहाँ पे MgOH होल 2 बना देगा और अमोनिया गैस बना देगा। यहाँ पर इस जगह जैसे बेरियम है, अगर बेरियम हम लोग लेते हैं तो बेरियम ये क्या करता है, ये बेरियम ऑक्साइड के साथ साथ BaO2 बेरियम पेरोक्साइड भी बनाता है, ये साइज बड़ा होने की वजह से। लेकिन ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, सुपर ऑक्साइड ये नहीं बनाएगा। ये क्या है, ये बेरियम पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड केवल ये बनाता है, बेरियम पेरोक्साइड बना सकता है, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से, और अगर यहाँ मैग्नीशियम के बाद जैसे कैल्शियम, स्ट्रांसियम, वो भी इसी तरह से रिएक्शन करेगा, बेरियम, वहाँ रिएक्टिविटी और बढ़ेगा। बस बेरियम के केस में वो नॉर्मल ऑक्साइड के अलावा ये पेरोक्साइड का भी फॉर्मेशन करेगा, तो ये हो जाएगा रिएक्शन विथ एयर। अब हम लोग लेंगे रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, यहाँ भी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे बढ़ेगा ही। बेरिलियम वाटर का कोई भी फॉर्म, एनी फॉर्म ऑफ H2O, मतलब आइस होता है, वाटर होगा और ये स्टीम होगा, ये इसमें से किसी भी फॉर्म, वाटर में भी कोल्ड वाटर, बॉइलिंग वाटर, किसी भी फॉर्म के साथ ये बेरिलियम रिएक्शन नहीं करता है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम ये तो कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो बेरिलियम हाइड्रोजन से किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता। मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ अगर हीट करेंगे तो अंडर प्रेशर ये मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाएगा, और कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये आसानी से हाइड्रोजन से कंबाइन करके मेटल का हाइड्राइड बनाएगा। इसमें जानते होंगे CaH2 को हम लोग हाइड्रोलिथ कहते हैं, हाइड्रोलिथ ये कहा जाता है। और यहाँ इसका जो बेरिलियम तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा नहीं, यानी कि BeH2 तो ये बनेगा नहीं यहाँ, तो इसको इनडायरेक्टली बनाया जाता है BeCl2 का LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिड्यूस करके हम लोग BeH2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो हाइड्राइड में BeH2 और MgH2 ये कोवैलेंट है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल।
स्मॉलर साइज की वजह से कोवैलेंट है, और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है ना, पॉलीमेरिक फॉर्म में, यानी इसके एक मॉलिक्यूल के रूप में नहीं रहता, ये बहुत सारा मॉलिक्यूल आपस में जुटकर लॉन्ग पॉलीमर बनाता है सॉलिड स्टेट में। और ये तीनों इसमें साइज बड़ा होने की वजह से ये आयोनिक हो जाता है, तो ये आयोनिक है। लेकिन कोई भी हाइड्राइड है वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस देगा। होता है क्या है, हाइड्राइड तो H- जैसे दिया और HOH, तो यहाँ H पे पार्शियली प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ चला गया, तो इससे क्या बनेगा H2 और इधर OH-। तो इस तरह से जितने भी हाइड्राइड है मेटल के, वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। और इसी हाइड्रोजन की वजह से हाइड्राइड्स क्या होता है, ये जो होगा, हाइड्राइड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। और यहाँ ऊपर से नीचे इस जगह अगर लेंगे तो यहाँ स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, यहाँ स्टेबिलिटी इसका डिक्रीज करेगा। क्योंकि डिक्रीज करने का कारण क्या है, यहाँ एनायन छोटा है और कैटायन ऊपर छोटा और नीचे कैटायन बड़ा है। तो अगर कैटायन बड़ा एनायन छोटा तो साइज में डिफरेंस आ गया, और जब डिफरेंस आ जाएगा तो ऐसा क्रिस्टल स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं रिएक्शन विथ हैलोजन। हैलोजन के साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल में से कोई भी, रेडियम तो नहीं लेते हैं, कारण हम बता चुके हैं, ये कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलोजन से रिएक्ट करके उसके साथ हीट करेंगे तो ये MX2 का फॉर्मेशन करेगा, है ना, MX2 यानी कि मेटल इसमें से कोई और हैलोजन इन चारों में से कोई। लेकिन BeF2 बनाने का सबसे अच्छा तरीका, यहाँ भी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे तो बढ़ेगा ही, और यहाँ BeF2 बनाने का सबसे अच्छा तरीका है अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड। इसका हीट करके बनाया जाता है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर BeF2। ये याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये पहले पूछा भी गया है ना। और BeCl2 बनाने का ये तरीका है बेरिलियम ऑक्साइड का कार्बन के प्रेजेंस में क्लोराइड से, क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराते हैं 600 to 800 केल्विन पर, तो BeCl2 बनेगा और ये CO गैस निकल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ अब अगर इसका हम लोग हैलाइड, यहाँ पर क्या होता है, BeF2 जो होगा ये सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल, और अदर फ्लोराइड्स मतलब जैसे कौन, ये बेरिलियम को छोड़कर बाकी मेटल का फ्लोराइड्स ये इनसॉल्युबल होता है ना, ये इनसॉल्युबल होता है। और बाकी जो हैलाइड होगा, तो जैसे हम लोग अगर लेते हैं ये MgX2 और यहाँ पर CaX2 फिर SrX2, इस तरह से अगर लेते हैं, और यहाँ पर ये BaX2, ये जो होगा ये X2, और हम लोग तो यहाँ पर जो यहाँ हैलोजन में फ्लोरीन छोड़कर कोई भी हैलोजन होगा, तो यहाँ कोई भी फ्लोरीन छोड़कर मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इसका डिक्रीज करता है, ये याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी यहाँ डिक्रीज करेगा। इसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने का कारण वही है कि नीचे से ये हैलाइड यहाँ पर जो होगा ये ज़्यादा स्टेबल है लैटिस, तो ये जल्दी टूटेगा नहीं। हाइड्रेशन एनर्जी भी घट रहा है और ऊपर से नीचे लैटिस एनर्जी भी घट रहा है। तो यहाँ हमने बताया था सॉल्युबिलिटी, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस पर डिपेंड करता है, और यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से घटता है विथ रिस्पेक्ट टू लैटिस एनर्जी, सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। दिस इज़ ऑल अबाउट हैलाइड्स ऑफ
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। रिएक्शन विथ एसिड्स एंड बेसेस, जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है सब के सब एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा। इसमें बेरिलियम थोड़ा स्लो रिएक्शन देगा, बाकी और मेटल वो रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। बेरिलियम अगर कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करता है तो पैसिव हो जाता है। ये एक है ना, ये बेरिलियम हुआ, उसी तरह से आपको आयरन होगा, एल्युमिनियम होगा। ये सब क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन अगर कराते हैं तो यहाँ पैसिव हो जाता है। मतलब ये मेटल है और मेटल के ऊपर जो होगा एक पतला, ये जो होगा ऊपर ये थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड इसके ऊपर जमा हो जाता है और इस वजह से, और ये प्रोटेक्टिव लेयर कहलाता है। और ये क्या करता है, इसके वजह से, ये प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से अब ये पैसिव हो जाता है, अनरिएक्टिव हो जाता है। अब फर्दर वो एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 डिकम्पोज करता है तो ये डिकम्पोज करके देता है नेसेंट ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करके इसके ऊपर ऑक्साइड का एक थिन लेयर बना देता है और ये उसको इनएक्टिव बना देता है। इसको कहते हैं पैसिविटी ऑफ बेरिलियम, पैसिविटी ऑफ आयरन, पैसिविटी ऑफ एल्युमिनियम, ये पैसिविटी। तो बेरिलियम ये HNO3 के द्वारा उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो कुछ देर बाद ये इनएक्टिव हो जाता है। बेरिलियम एम्फोटेरिक नेचर का होने से बेस से भी रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करता है। अब है इसमें सॉलिबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया लगभग -20 डिग्री सेल्सियस यानी काफ़ी ठंडा, यानी काफ़ी लोअर टेम्परेचर पे ये होता है। लिक्विड अमोनिया एक क्रायोजेनिक सब्सटेंस है। क्रायोजेनिक मतलब टेम्परेचर कम करने वाला सब्सटेंस, यानी उसके वातावरण में टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो क्रायोजेनिक सब्सटेंस। तो लिक्विड अमोनिया में अल्कली मेटल में हम लोग पढ़े थे कि लिक्विड अमोनिया उसमें डिजॉल्व हो जाता है और ब्लू कलर का सॉल्यूशन देगा। तो अल्कली मेटल के तरह ही कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम भी लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होकर डीप ब्लू सॉल्यूशन, डीप ब्लू कलर देता है। ठीक है, इसे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका अमोनिएशन हुआ, अमोनिएटेड मेटल कटायन, और इलेक्ट्रॉन का भी अमोनिएशन हुआ, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बना। ठीक है, और ये जो कैटायन होता है इसको हम लोग, ये जो बनेगा इसको जब हम लोग इवापोरेट करते हैं तो इवापोरेशन से हेक्सा अमोनिएटेड ये मेटल कैटायन बनता है। हेक्सा अमोनिएटेड मेटल कैटायन बनेगा और ये धीरे धीरे ये टूटता चला जाएगा डिकम्पोज करके मेटल एमाइड, अमोनिया गैस और हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा। मतलब अमोनिया निकल जा रहा है। ठीक है, और ये जो हेक्सा अमोनिएटेड कैटायन बना, ये कैटायन बनाने का टेंडेंसी ऊपर से नीचे घटता है। हालांकि एक चीज़ और जान लीजिए, ये ब्लू सॉल्यूशन बनाने के लिए बेरिलियम और मैग्नीशियम ये ब्लू सॉल्यूशन नहीं देता है। ये लिक्विड अमोनिया के साथ वहाँ कोई बेस होगा उसके प्रेजेंस में हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में बेरिलियम और मैग्नीशियम लिक्विड अमोनिया के साथ कोई कलर नहीं देता है। बेस के साथ ऐसा बेस के प्रेजेंस में हो सकता है। तो ये हो जाएगा लिक्विड अमोनिया के साथ एक्शन। तो इस तरह से अल्कली मेटल्स का जनरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स का जनरल प्रॉपर्टीज, है ना, उसके अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं उसका जनरल कैरेक्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।